हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पहले समझते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा जीव है, उसका जो उसके साथ लगा वातावरण है, उसके साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहेंगे। अर्थात जब किसी जीव का उसके साथ लगे वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 में किया था। यानी कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 में किया था। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये इकोलॉजी नहीं, इकोलॉजी है। तो हम फिर समझते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो कोई जीव है, उस जीव से जो वातावरण लगा हुआ है, उन दोनों का जो परस्पर संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी व विज्ञान जिसके अंतर्गत समझ तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी में हमें दो बातें याद रखनी है कि जीव का उसके साथ जो वातावरण है, उसके साथ जो संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। और इसका सबसे पहले इसका जो प्रयोग कौन किया था? सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्ले ने इसका नाम दिया था, इकोलॉजी शब्द का नाम दिया था। अब हम फिर से समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। वो तो पारिस्थितिकी हो गया, अब ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। यानी इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 में किया था। अगर इकोलॉजी बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी की खोज कौन कौन किया था, तो इकोलॉजी अलग है, उसकी खोज किसने किया था? इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था, हैक्ले ने। और इसका एजी टांसले ने इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किया था। कब किया था? 1935 में किया था। अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम में क्या है कि सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। जैसे कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं कई प्रकार से होते हैं। जैसे कुछ बड़ा पारितंत्र होता है, कुछ छोटा होता है, तो कुछ बहुत बड़ा होता है। जैसे पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? छोटा होगा। और महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होगा? विशाल होगा। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो पेड़ के यानी कि पृथ्वी के स्थल पर जितने भी जीव पेड़ पौधे होंगे उनका जो उनके साथ वातावरण है उससे जो संबंध होगा उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। तो पारिस्थितिकी कहेंगे यानी इकोलॉजी कहेंगे। तो इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम में कई पारिस्थितिकी जो होते हैं वो मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ हो गया, महासागर हो गए, और क्या कहते हैं, वो डेजर्ट हो गया, सबका एक अलग अलग होता है। तो पेड़ में क्या कहते हैं, पेड़ का छोटा होता है और महासागर का बड़ा होता है। अगर एग्ज़ाम में कभी आए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो हम बताएंगे किसका है, महासागर का है, क्योंकि वो बहुत ही विशाल होता है। 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसीलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? महासागर का है। इस प्रकार हमने समझा कि इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। इकोलॉजी की खोज किसने किया था? इकोलॉजी की खोज हैक्ले ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। और इकोसिस्टम की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट एजी टॉन्सले ने 1935 में। तो इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि अर्नेस्ट हैक्ले इकोलॉजी और इकोसिस्टम के एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। और ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र
कौन सा होता है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है और सबसे छोटा पेड़ पौधे ये सारे होते हैं। तो एजी टांसले ने दो बातें कही थी। एक बोला था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो पर्यावरण की एक प्राकृतिक इकाई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की जो है एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, उसी प्रकार से पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। जैसे कोशिका में कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारा शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से अगर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुई इकोसिस्टम में तो हमारा जो है पृथ्वी जो है वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं ये क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो रही, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। यानी इकोसिस्टम में दो बातें याद रखनी है। टांसले जी ने क्या कहा था? टांसले सर ने कहा था कि पहला तो इकोसिस्टम जो होता है वो पर्यावरण की प्राकृतिक इकाई होता है, सबसे पहले ये कहा था। और दूसरा क्या बोला था कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक खुला तंत्र होता है, उसमें कोई भी चीज़ बंध के नहीं रहता। यानी कि प्रत्येक जीव जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, वो एक दूसरे से जीव अपने वातावरण के साथ संबंध रखते हैं और कुछ जीव जीव के साथ संबंध रखते हैं। इसमें जो ऊर्जा है वो सूर्य से आ रहा है, यानी कि ऊर्जा का मतलब इनपुट और आउटपुट हुआ करता है। ऐसा नहीं कि वो एक स्तर में आया वहीं आकर रुक गया, एक स्तर से वो दूसरे स्तर में जाया करता है। इसलिए जो है ये खुला तंत्र है और इसके ये पर्यावरण की प्राकृतिक इकाई है। तो हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। अजैविक और जैविक में हम समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ शामिल है। तो अजैविक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक दूसरा है अकार्बनिक, तीसरा है कार्बनिक। उसके बाद जैविक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। अब हम समझते हैं कि पहले जो हमारा क्या कहते हैं जो जैविक घटक है अजैविक घटक है उसका हम देखते हैं, उसके भाग देखते हैं। तो पहला है भौतिक कारक है, फिर दूसरा अकार्बनिक, फिर तीसरा कार्बनिक। तो भौतिक में कौन कौन सी चीज़ आएंगे? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब, स्थलाकृतियाँ, ये सारी किस में आ गई? भौतिक में आ गई। फिर अकार्बनिक में कौन कौन सा चीज़ आ गया? जल है, वायुमंडल गैसें हैं, मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है। ये सारा किसके अंतर्गत आ गया? अकार्बनिक के अंतर्गत आ गया। कार्बनिक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों किस में आ गई? कार्बनिक के। अगर एग्जाम में पूछता है कि अजैविक के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहला भौतिक, फिर दूसरा अकार्बनिक, फिर तीसरा कार्बनिक। भौतिक में क्या क्या? अगर तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, प्रकाश हो गया, दाब हो गया, स्थलाकृतियाँ हो गई, ये भौतिक कारक में आएंगे। अकार्बनिक में कौन कौन से आएंगे? जल, वायुमंडल गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये किस में आएगा? अकार्बनिक में आएगा। कार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा आएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इस प्रकार से अजैविक का मैंने देखा कि इसमें 3 पार्ट हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक में जल, वायुमंडल गैसें, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब और स्थलाकृतियाँ। ये हमने देखा कि इसके कारक हैं। अब हम समझते हैं कि जैविक के कौन कौन से पार्ट हैं। तो जैविक के 3 हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम पहले देखते हैं उत्पादक। उत्पादक देखते हैं कि उत्पादक क्या होता है। तो उत्पादक क्या होता है? उत्पादक को हम बोलते हैं कि उत्पादक जो होता है इसमें हरे पेड़ पौधे,
जीवाणु और शैवाल आते हैं। उत्पादक में कौन कौन से आते हैं? हरे पेड़ पौधे, जीवाणु और शैवाल आते हैं। वैसे उत्पादक बोलते किसे हैं? तो वो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी वो सूर्य के प्रकाश में वो अपना जब भोजन बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर होते हैं। तो उत्पादक क्या क्या होते हैं? हमें क्या क्या बातें याद रखनी उत्पादक में? पहला तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं, जीवाणु आता है और शैवाल आता है। ये किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट के द्वारा ये क्या करते हैं? अपना जो भोजन है वो बना लेते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी हमें इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, इसमें पेड़ पौधे आएंगे, फिर दूसरा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और फिर तीसरा स्वपोषी होते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि उत्पादक क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधे, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। अर्थात जैसे कि मान लीजिए स्थल में क्या होता है, वे पौधे आते हैं जिसमें जड़ होती हैं, तो वो क्या होते हैं? स्थल में अलग होगा और क्या समुद्र में अलग होगा। तो समुद्र में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी समुद्र में भी तो एक उत्पादक होगा, एक उपभोक्ता होगा और एक अपघटक होगा। उसी प्रकार से स्थल में भी होता है। तो समुद्र में क्या होते हैं? उत्पादक के रूप में क्या होता है? प्लवक। यानी कि प्लवक जो होते हैं, प्लवक नामक जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और स्थल में क्या होते हैं? जो जड़युक्त पौधे होते हैं वो स्थल में होते हैं, इसमें जड़ होता है जो अपना भोजन सनलाइट से अपना भोजन बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। प्राथमिक होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है। प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक में वो वे होते हैं जो अपना भोजन जो है वो जो प्रोड्यूसर है, यानी जो उत्पादक है उसके द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये लोग क्या करते हैं? ये पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, यानी ये जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो हमने समझा पहले उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। समुद्र में कौन है उत्पादक? प्लवक नामक जो पौधे होते हैं वो समुद्र में उत्पादक होते हैं। और उसके बाद हमने समझा कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता जो होता है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। अब प्राथमिक क्या होता है? जो हमारा उत्पादक है उसके द्वारा जो भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें हमारा जो है पेड़, जो हिरन हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? वह उपभोक्ता जो भोजन के लिए शाक बख्शी यानी अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यानी द्वितीयक वो हो गए हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली, ये तो इनडायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्टली हम समझते हैं कि द्वितीयक क्या होता है। द्वितीयक वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता से के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, यानी सांप, भेड़िया आदि। जैसे कि सांप जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के किसी जीव को खाया, उसके बाद भेड़िया जो है वो किसी बकरी को खा लिया या खरगोश को खा लिया। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता ये अपना जो भोजन का जो शिकार है वो प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता है, तो तृतीयक क्या करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये सर्वाहारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको हम मांसाहारी कहते हैं, इसको शाकाहारी कहते हैं, इसको सर्वाहारी। मतलब प्राथमिक जो पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम
जानते हैं कि उन्हें शाकाहारी कहेंगे। द्वितीयक यानी जो प्राथमिक को खाएंगे यानी बकरी खरगोश को जो खाएगा वो मांसाहारी कहलाएगा। तृतीयक क्या कहलाते हैं? जो प्राथमिक और द्वितीयक को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, मनुष्य भी इसके अंतर्गत आता है। मनुष्य द्वितीयक के भी अंतर्गत आएगा और तृतीयक के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि कुछ मनुष्य जो होते हैं क्या कहते हैं वो द्वितीयक होते हैं, और कुछ जो हैं वो तृतीयक यानी जो दोनों को खा लेते हैं, जो प्राथमिक भी खाते हैं और द्वितीयक भी खाते हैं। यानी मनुष्य क्या होते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं मनुष्य। इस प्रकार हमने समझा कि उपभोक्ता के प्रकार समझा, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता समझा। अगर हमसे कोई एग्ज़ाम में पूछता है, कभी पूछा जाता है कि क्या हिरन जो है वो किस में आता है, तो हम क्या बताएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। अगर पूछा जाता है कि सांप, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। अगर पूछा जाता है कि तृतीयक में मनुष्य किस में आएगा, तो हम बताएंगे तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य आएगा। तो प्राथमिक क्या होता है, वो शाकाहारी होता है, और द्वितीय क्या होता है, मांसाहारी होता है, और तृतीय क्या होता है, वो सर्वाहारी होता है, यानी वो सब कुछ खा सकता है। पेड़ भी खा सकता है, पौधे भी खा सकता है, और वो द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांस को भी खा सकता है। इस प्रकार हमने ये समझा। अब हम समझते हैं अपघटक क्या होता है। अपघटक जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपघटक के द्वारा ही हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संतुलित है। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्राथमिक ये जो उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं, और उन्हें आहार बनाकर उन्हें खाकर क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके अवशेषों को मिट्टी में जो है फिर से उत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार अपघटक क्या होते हैं, ये प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, उन्हें खाकर उन्हें फिर से मिट्टी में मिलाकर उन्हें क्या करते हैं, अजैविक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसे फिर से अजैविक में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जैविक को अजैविक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये हम जानते भी हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्वारा कि ऊर्जा ना तो मतलब उत्पन्न की जाती है, ना ही नष्ट की जाती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, कि अपघटक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जैविक को किस में कन्वर्ट करता है, अजैविक में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपघटक जो होते हैं ये हमारे पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो हमारा वातावरण है, उसको संतुलित बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा पहला कि पारिस्थितिकी होता क्या है, पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी, इकोलॉजी यानी इकोलॉजी की खोज किसने की थी, हैक्ले ने किया था। कब किया था, 1869 में किया था। फिर हमने समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम कई प्रकार से होते हैं। घास का अलग इकोसिस्टम होता है, समुद्र का अलग इकोसिस्टम होता है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है, महासागर होता है। इकोसिस्टम की खोज किसने किया था, टांसले ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। और क्या महत्वपूर्ण बातें बताई थी, कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो एक खुला तंत्र होता है, और वो पूरे पर्यावरण की एक कार्यात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार कोशिका हमारे शरीर की होती है, उसी प्रकार पर्यावरण की इकोसिस्टम होती है। फिर हमने समझा कि इकोसिस्टम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अजैविक, एक होता है जैविक। अजैविक में 3 भागों में बांटा गया, पहला भौतिक, फिर अकार्बनिक, फिर कार्बनिक, उसके बाद जो है और फिर तीसरा जो है वो जैविक। जैविक के भी 3 पार्ट हैं। उसके बाद हमने समझा कि जैविक में कैसे क्या क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। अब हम समझते हैं कि तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम समझते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।